पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो वोटिंग के लिए पहुंचे हैं और उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में जीत हासिल की थी कमलनाथ ने, उसके बाद उनकी सरकार जो गिरी थी उसकी बड़ी वजह थी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो खुद जब पार्टी से अलग हुए तो अपने साथ करीब 2 दर्जन जो साथ में विधायक लेकर निकले थे, उसी ने पूरे सरकार को गिरा दिया था। उसके बाद जब उपचुनाव हुए थे उसमें भी आप कह सकते हैं कि सरकार बचाने में कामयाब रही थी। उस वक्त बीजेपी और साथ में जो कांग्रेस के तमाम जो बागी आए थे और बीजेपी में शामिल हुए थे। इस बार दारोमदार ये है कि जो पिछले बार का रिकॉर्ड है, क्या उससे बेहतर करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ग्वालियर और उसके आसपास के करीब 30 ऐसी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर सिंधिया और सिंधिया परिवार का एक दबदबा रहा है और लंबे वक्त से रहा है। हालांकि कांग्रेस के साथ परंपरागत जुड़े रहने की वजह से भी इस इलाके में एक दबदबा रहता था, लेकिन क्योंकि अब वो पार्टी बदल चुके हैं, ऐसे में फिलहाल क्या हालात हैं। अभय हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे हैं, सेंटिमेंट्स बहुत जबरदस्त होता है सिंधिया परिवार को लेके और साथ ही उनके नेता को लेके, और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सीधा अटैक करते हुए गद्दार करार दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, परिवार के ऊपर लांछन लगाए थे, क्या आपको लगता है कि वोटर्स के ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि बहुत ही इमोशनली जुड़े हैं लोग वहां पर परिवार के साथ? देखिए बिल्कुल, और ये बात हमने यहाँ पर महसूस की, जो यहाँ के लोग हैं वो इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और हमने बात की थी माया सिंह से, हमने बात की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी अभी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद वो बात करेंगे। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अभी वोट डालने गए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं पहले वोट डालूं और उसके बाद बात करूंगा। लेकिन परिवार के साथ जो यहाँ के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और जब से वो कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए हैं, उसके बाद से जो बीजेपी के यहाँ के तमाम नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं कि इसका असर जो है वो इस बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि लोग, उनके साथ आसपास के लोग जो हैं वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखने के लिए इस बूथ पर पहुंचे हैं, उनके साथ साथ पहुंचे हैं आसपास के इलाके के लोग जो हैं। और अब बाहर वो आएंगे, क्या कुछ वो बताते हैं, क्योंकि जो लाडली बहन योजना है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो बीजेपी को है। और यहां पर महिलाओं से जब हमने बात की तो ये महसूस भी इस पूरे बात पर हुआ। तमाम यहां पर कुछ वोटर्स भी पहुंचे हुए हैं। आपने वोट डाल दिया मैम? बिल्कुल डाल दिया। दिखा दीजिए एक बार निशान। अच्छा, मुद्दे महिलाओं को लेकर और लाडली बहन योजना जो है उसको लेकर लगता है, क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार यहाँ पर चुनाव? अच्छा एक सुझाव है और बहुत ही अच्छा किया। प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मैं समझती हूँ सभी बहनों को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ और आगे भी जो भी सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ इस तरीके का कोई प्रावधान हो, इलाज में भी प्रावधान हो और अन्य सुविधा में भी हो, खास तौर से बीमा योजना में। तो ये तस्वीरें हम अंदर की दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं वोटिंग के लिए। और एक बहुत, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है उनके सामने, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं और अब जो चुनाव हो रहे विधानसभा, इसमें कितनी सीटें आती हैं क्षेत्र में, कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। देवेंद्र हमारे साथ है, पॉलिटिकल एडिटर है इंडिया टीवी के। देवेंद्र, 2 चीजें हैं, एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका फैक्टर और सिंधिया परिवार का फैक्टर, दूसरी बड़ी बात आती है कि उनका पार्टी से, कांग्रेस से बीजेपी में आना। नुकसान फायदा दोनों चीजें आती है, लेकिन परिवार के साथ जो जुड़ाव है, क्या कहीं प्रियंका गांधी ने जो बिल्कुल गद्दार कह के ऐन वक्त चुनाव से ठीक पहले इनके लिए कहीं ना कहीं आसान कर दिया रास्ता? हाँ बिल्कुल। क्या पॉलिटिकली आप देखें तो प्रियंका गांधी का वो बयान कोई बहुत मुफीद नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि वैसा बोल करके आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो मौजूद है, जो कि परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, भले वो कांग्रेस सेंटीमेंट के हों लेकिन उनके साथ जुड़े हुए हों, उनके बारे में उम्मीद कर सकते थे कि शायद वो कांग्रेस के पक्ष में रह जाएं, लेकिन इस तरह के बयान देकर निश्चित तौर पर उस सेंटीमेंट को चोट पहुंचती है। लेकिन एक दूसरी चीज़ देखें अमित, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना और इससे फायदा सीधे सीधे हो जाना, ये 2+2=4 उस तरह का इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर ग्वालियर चंबल रीजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पॉलिटिक्स रही है और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहे हैं और उस पॉकेट के वो नेता हैं, तो इन लोगों की राजनीति ग्राउंड तक एकदम बटी हुई है, एंटी राजमहल पॉलिटिक्स चलती है। तो इतने सालों तक आपने एंटी राजमहल पॉलिटिक्स की, लोकल लेवल तक आपका वर्कर राजमहल के या तो खिलाफ में है, कांग्रेस के लोग राजमहल के साथ हैं, तो उन दोनों के एक साथ आ जाने पे वो उतना नेचुरली जेल कर जाएगा
इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। और वही बड़ी चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास इस बार के चुनाव में कि वो ये दिखाएं कि उपचुनाव में तो ठीक है कि उपचुनाव में जो वोटिंग का पैटर्न रहता है आमतौर पे आप देखें कि सत्ता पक्ष के फेवर में चला जाता है। लोगों को पता होता है कि हमारा विधायक है तो कल को मंत्री भी बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा काम होगा। लेकिन इस बार असली टेस्ट है कि जो दल बदल आपने किया, क्या सिर्फ आपने किया या आपके साथ जो वोटर्स थे उन्होंने भी किया और वो बीजेपी के साथ जेल कर गए हैं। इस बार उसकी परीक्षा होनी है। बिल्कुल, आपसे कुछ आपने अहम पॉइंट बताए, उस पर बात करते हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम बताते हैं, दर्शक जो आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। केंद्रीय मंत्री, नगर उद्यान, आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और जिस तरह से 2018 के चुनाव में जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में जबरदस्त काम किया था और करीब करीब 30 सीटें आई थी देवेंद्र उस दौरान जब 2018 में उनके क्षेत्र में। और तब माना गया था कि शायद वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार भी थे और शायद निराशा लगी थी हाथ, और यही वजह थी कि वो मजबूर हुए कि बीजेपी के साथ उन्होंने अपनी रिश्तेदारी, मतलब क्या कह सकते हैं, साझेदारी बनाई। और आज एक बार फिर से उनके ऊपर एक दारोमदार है। बिल्कुल अमित, और पिछली बार की सफलता की अगर बात करें तो उसमें वजह एक तो ये थी ही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने क्षेत्र में प्रभाव था, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट था, लेकिन उसमें ज़्यादा अहम रोल अदा किया था बीजेपी की जो खराब स्थिति हुई थी उसमें शिवराज सिंह चौहान के उस स्टेटमेंट ने, जो उन्होंने आरक्षण के संबंध में ये कहा था कि कोई भी माई का लाल अब इसको हटा नहीं सकता। तो वहाँ पर इस पॉकेट की अगर बात करें तो बहुत फॉरवर्ड वोटर्स जो डोमिनेंट होते हैं उसका ये पॉकेट है। और वहां पर उन लोगों ने भी जो कि बीजेपी के सपोर्टर थे इस बात को अपने सेंटिमेंट के हर्ट करने के तौर पर लिया, इस बयान को लिया, उसको लेके बहुत ज्यादा नाराजगी थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी इस लिहाज से इस पॉकेट में भी उम्मीद कर रही है कि पिछली बार क्योंकि इतनी खराब स्थिति थी कि अब उससे कुछ बेहतर ही होना है, उससे खराब नहीं होना है। एक चीज बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चलता है, क्योंकि जैसा बता रहे थे कि बीजेपी के जो नेता है उन्होंने जो राजनीति की कि अगेंस्ट द परिवार, अगेंस्ट द ना राज परिवार, वहां दूसरी तरफ दिखता था कि सिंधिया परिवार से ही जो महिलाएं आती थी वो बीजेपी के साथ रही हैं। तो ऐसे में कितना विरोधाभास रहता है। और क्या आप तो ये लगता नहीं है कि अच्छा एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम राज परिवार के खिलाफ है लेकिन राज परिवार के लोग आपके साथ भी हैं, अब देखिए पूरा का पूरा राज परिवार ही अब चला गया बीजेपी की तरफ। और विजय राजे सिंधिया निश्चित तौर पे उसी परिवार की सबसे बड़ी शख्सियत थी और बीजेपी के बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा अगर फैल जाए। जी महाराज, करिए, चालू करिए महाराज, अरे नीचे कर लो। आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बहुत बदल गई सर, जिम्मेदारी वही है। जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था
ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। तो यहां पर आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और वो रेस में नहीं है। मुख्यमंत्री के रेस में होने का जो लगातार सवाल उठ रहा था उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है।